ये डॉक्टर साजिद निसार साहब की बात आप कर रहे हैं, जो जस्टिस साकिब निसार के भाई हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, उनकी आप बात कर रहे हैं। जी जी। ठीक है। तो ये घर में होने वाली गुफ्तगू, उनके भाई ने जो गुफ्तगू की, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब गुस्से में आ गए, आपस से बाहर हो गए। उन्होंने कहा मैं सो मोटो नोटिस लूंगा, और फिर उन्होंने चंद रोज बाद सो मोटो नोटिस लेके आपको तलब कर दिया। तो फिर ऐसे ही। अदालत में जो हुआ, अगरचे वो मीडिया में आ चुका है, लेकिन मैं आपसे जरा सुनना चाहूंगा कि आप एक मकसद के तहत ये सब कर रहे थे, और जिन डॉक्टर्स को आप बड़ी मेहनत करके पाकिस्तान में लाए थे, तो उनके साथ साकिब निसार साहब ने क्या सलूक किया, और जब वो आप इहाता अदालत में मौजूद होते थे और वो आपस पे बरस रहे होते थे और पूछ रहे होते थे कि जी आप बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो क्या आपके एहसास थे? जी देखिए, ये एक मुझे तो एक्चुअली इस पे अब हंसी आती है सारी बात पे, लेकिन उस वक्त बहरहाल एक वो मुश्किल वक्त था और अल्लाह ताला ने वो मुश्किल वक्त आसान किया। देखिए, उनका जो मकसद था ना, वो मुझे ह्यूमिलिएट करना। बेसिकली उनका जो बात थी कि ये 8 से 10 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा आदमी जो अल्लाह ने जैसे स्किल्स दी हैं, मैं अमेरिका में उससे 10 गुना तनख्वाह आज जाके ले सकता हूँ। तो मेरे लिए पैसा इज नॉट एन इशू। और ये बात मैं रिकॉर्ड पे अब कह दूं आपको कि ये मेरा और अल्लाह ताला का एक कमिटमेंट था कि 4 साल में एज अ सीईओ वहां पे काम करता रहा। बोर्ड ने मेरी तनख्वाह 15 लाख रुपए महीने मुकर्रर की। मैंने बोर्ड से कहा कि मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। बोर्ड ने कहा नहीं, आपको हम सिंबॉलिकली तनख्वाह देंगे, आप लें ना लें ये आपकी मर्जी है। और 15 लाख भी इस तरह से मुकर्रर की कि हमने देखा कि शिफा का जो सीईओ है वो 25 लाख लेता था, आ खान का सीईओ 30 लाख लेता था, और शौकत खानम का सीईओ 19 लाख रुपए लेता था। तो मैंने कहा ठीक है, ये सही। अगर ये तनख्वाहें हैं तो आप 15 लाख मुकर्रर करते हैं, लेकिन मैंने इसमें से एक पैसा भी तनख्वाह का नहीं लिया। मेरी पहली तनख्वाह का जो चेक आया, यानी हमारा अस्पताल शुरू हुआ है दिसंबर में, तो मुझे तो 2018 में, यानी सुओ मोटो से 1 महीने पहले मुझे पहला पे चेक मिला है एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर यूरोलॉजी और ट्रांसप्लांट सर्जरी। वो भी मैंने 2 डिपार्टमेंट मर्ज करके, ताकि तनख्वाह कम हो जाए, 2 सेपरेट डिपार्टमेंट के तौर पे ज्यादा तनख्वाह ना देनी पड़ी। और 12 लाख रुपए वो तनख्वाह मुकर्रर थी, जो कि बोर्ड से अप्रूव थी, और तमाम जो हमारी हमारी जो सर्च कमेटी और उन्होंने जो तनख्वाह मुकर्रर की थी उसके हिसाब से बिल्कुल कंपेटेबल थी। और मेरे लिए वो 12 लाख रुपए बिल्कुल पीनट्स के बराबर है, जिसकी कोई एक्चुअली हैसियत नहीं थी। तो मेरा पॉइंट ये डॉक्टर था साहब कि एक सारी थोड़ा बात सा है कि वो। डॉक्टर साहब एक थोड़ी सी वजाहत कर दें। जो जी जी। बोर्ड है उसने इदारे के सरबराह के तौर पे आपकी तनख्वाह 15 लाख मुकर्रर की, जो आपने नहीं ली, और हेड ऑफ ऐसी डिपार्टमेंट के तौर पे आपने 12 लाख तनख्वाह आप करा रहे थे, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसी है। मैंने सीईओ के तौर पे एक सिंगल पैसा, जो कि 15 लाख रुपए महीने के बनते थे, 1 करोड़ 80 लाख रुपए साल के बनते, मैंने 4 साल दिन रात मेहनत की, 20-20 घंटे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। उस दौरान में एक दिन आके शिफा में काम करता था, अपने रिस्क हलाल कमाता था और वापस जाके वहां पे काम करता था। तो सीईओ के तौर पे मैंने कोई तनख्वाह ना ली और ना मेरे लेने का प्लान था, और मेरा परमानेंट सीईओ रहने का भी प्लान नहीं था। मेरा प्लान ये था कि मैं कोई अच्छा आदमी ढूंढ के, देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरा एक विजन था, लेकिन वो विजन को जब तक कोई जमीन पे एग्जीक्यूट ना करे, वो विजन विजन ही रहता है। तो उसके लिए बड़ी जान मारनी पड़ती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जान मारी उसके अंदर। तो मेरा ये विजन था कि मैं 2-3 साल एज अ सीईओ चलाऊंगा इसको, फिर एक अच्छा आदमी ढूंढ के लाके, और फिर मैं एज अ चेयरमैन ऑफ बोर्ड कंटिन्यू करूंगा, अदारे को उसके फुटिंग पे डाल दिया जाएगा। देखिए, सारे मामले में मैं बड़ा एक चीज को रिकॉग्नाइज करना चाहता हूँ कि शिफा को मैंने इवॉल्व होते देखा, और जहीर साहब मरहूम उसके जो सीईओ थे उनसे मैंने बहुत सीखा। और वो मैंने देखा कि वो सीईओ भी थे और प्रेसिडेंट भी थे, और अगर वो सीईओ ना होते और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड रहते, शिफा आज चल नहीं सकता था। मैंने उनको देखा, वो 20-20 घंटे काम करते थे, तो उनसे मैंने बहुत सीखा। तो मैं वही चीज मेरे दिमाग में थी कि मैं विजन मेरा था एज अ प्रेसिडेंट, कि जमीन पे आपका कितना भी अच्छा विजन हो, अगर वो विजन एग्जीक्यूट नहीं होगा तो कुछ बात नहीं बनेगी। तो मैंने कहा कि 2-3 साल में, और मेरा ये अल्लाह से कमिटमेंट था कि एज अ सीईओ, ये मेरा और अल्लाह का मामला है उसमें, तो मैंने जो तनख्वाह लेनी शुरू की 12 लाख रुपए, वो एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी लेनी शुरू की, नॉट एज अ सीईओ के तौर। जी डॉक्टर साहब, साकिब निसार अब वहां साहब पे ने सिर्फ आपको ही नहीं। आपकी बात, अब आपकी जी बात, सॉरी मैं उसको मुकम्मल कर दूं। तो अब जब जी। मैं कोर्ट जाता था, तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक काम था, वो मुझे ह्यूमिलिएट करके, और वो एंजॉय करते थे ह्यूमिलिएट करना। और जैसे मैं कोई बात शुरू करता था तो कहते, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें सही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दूंगा। फिर सही। वो मुझे कहते थे कि तुम्हारा मुझे तो हंसी आती है। वो कहते तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम सईद अख्तर है। तो कहने लगे, तो उनको कहते तुम्हारे अंदर बहुत सुरखाव के पड़ लगे हुए। तो मुझे समझ में नहीं आता था, और जैसे ही मैं कोई बात करने लगता था तो वो मेरे साथ बरहम हो जाते थे। तो मतलब मुझे, मेरे आपकी यानी लिए एक चार तो पांच मुलाकातें
आपकी 4-5 मुलाकातें उनसे हो चुकी थी। आखिरी मुलाकात ये जो 11 मार्च को हुई उसकी तफसील भी आपने बताई। उसके बावजूद वो अदालत में आपसे पूछते थे कि आपका नाम क्या है? नहीं, आपका नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, आप सिर्फ आप को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश नहीं की उन्होंने, बल्कि जो आपके दीगर स्टाफ था, उन्हें भी बुला के ह्यूमिलिएट करने की मैं, कोशिश की मैं गई। आता हूँ, उसकी तरफ भी आता हूँ। जी हाँ, तो उसके बाद उनका जी। जो बेसिकली मुझे ये नहीं, ये मेरे लिए एक्चुअली सारा एक्सपीरियंस एक माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे नजदीक सुप्रीम कोर्ट की तकदीस और उसका मतलब एक यानी मोस्ट सुपीरियर कोर्ट, देखे ना, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बाद तो सिर्फ अल्लाह ताला एक चीफ जस्टिस बाकी बचता है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तो अपनी जगह पे होगा जो भी होगा, लेकिन एक्चुअल बिल्कुल, जस्टिस तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन एक बिल्कुल। आपके दिल में एक कोर्ट की इज्जत, एक तकदीस, एक इमेज बना होता है, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो सारे का सारा इमेज कंप्लीटली शैटर हो गया। और मैं देखता था कि उनके साथ जो दो और मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान बैठते थे, वो उनको बड़ा रोकने की कोशिश करते थे, लेकिन वो बहुत दफा बस वो अपनी बातें करते थे और करते चले जाते थे। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे डॉक्टर्स को बुलाया और बहुत जलील किया और कहा तुम लोग क्या क्या खाते हो, हराम खाते हो और काम नहीं करते हो और ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। मतलब वो उसमें, मतलब उसमें कोई सब अच्छा, जब भी हम केस लेके जाते थे और हमारा लॉयर बात करने की कोशिश करता था, तो वो कभी, वो मैं देखता था कि पढ़ के नहीं आते थे, जो हमने आर्गुमेंट्स भी जो दिए होते थे, वहां पे वो बात शुरू गुस्से से होती थी और बदकिस्मती से वो खत्म गुस्से से। हुँ। अच्छा, ये फरमाइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो सब कुछ वो कर रहे थे, एक तो ये इसका मोटिव हो सकता है कि वो एक जो जो छोटे और कमज़ोर लोग होते हैं, वो अपनी अना की तस्कीन की खातिर जो है वो दूसरों को ह्यूमिलिएट करते हैं। एक ये भी मोटिव हो सकता है। लेकिन क्या समझते हैं आप, इसका कोई और मोटिव भी था? कोई आपसे डील करना चाह रहे हों कि आपको नहीं कहा नहीं गया हो बिलवास्ता बराह नहीं रास्त के डॉक्टर साजिद निसार को आप नहीं नहीं अकोमोडेट नहीं करें, नहीं या नहीं, मेरा आपकी अपना, तरफ से कोई उन्हें जी कहा मैं गया आपको हो डॉक्टर बताता हूँ, साजिद निसार को कि आप हमारे पास मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए, पूरी डॉक्टर्स की एक लॉबी थी लाहौर में, जो कि जिनको मेरा वहां आना पसंद नहीं आया। वो अक्सर कभी कभी मुझे कहते भी थे कि आपके अंदर क्या, हम यहाँ के लाहौर के कोई डॉक्टर्स में कोई ये काबिलियत नहीं थी? मैंने कहा ये तो आप मुझसे ना पूछे, शहबाज शरीफ साहब से जाके पूछे। मैं तो यहाँ हुँ, अपनी मर्जी से तो नहीं आया हूँ, शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया। मेरा ख्याल है कि वो जो चीफ जस्टिस साहब को जो कोई लॉबी होगी जो जाके उनको एक्सप्लॉइट करती थी, उनको चढ़ाती होगी, और वो बजाय इसके कि वो जस्टिस करें और मेरी बात सुने और मेरिट पे बात करें। अच्छा, फिर उसमें हुआ ये ना कि पहली दफा जब उन्होंने अदालत में पहली दफा ही ये जब बात की, तो बड़ी इस पे सोशल मीडिया में मेरे हक में एक बहुत बड़ी वेव उठी अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ज्यादा उस पर शोर मचा। तो दूसरी ही पेशी में उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, हमने देख लिया, वो उसका तो कोई मामला है ही नहीं है, तनख्वाहों का तो कोई इशू ही नहीं है। अगली पेशी हुँ, में ये बात हो गई और उन्होंने कहा नहीं बस ये सही। ठीक है, बस आप हमें हिसाब दे दें कि पैसे कहाँ खर्च हुए। तो मैंने कहा कि इस पैसे खर्च होने में मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सही। ने इसको बनाया है, तो वो चीज आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से पूछें। लेकिन वो पर्सनली मुझे एक ह्यूमिलिएट करना चाहते थे, सिर्फ डिस्करेज करने के लिए कि शायद मैं छोड़ के भाग जाऊं, और मैं भागने वालों से तो हूं नहीं, लिहाजा बस उनका सही। यही वो था। फिर सो मच सो के जब अक्टूबर में एक दफा बहुत ज्यादा वो हुआ, तो उन्होंने कहा मैं आपको आपके बोर्ड को डिसॉल्व करता हूँ और आपको ईसीएल पे डालता हूँ। कोई रीजन नहीं थी, आप क्रिमिनल्स को भी बड़ा सोच समझ के ईसीएल में डालते हैं, तो कोई रीजन नहीं थी कि ना मेरा बिल्कुल। कहीं जाने का प्लान था। तो ये बस कोई एक पर्सनल वेंडेटा और एक बोक्स था उनका, मुझे जो आज तक मेरे माइंड में, तो अभी भी मैं उसको जब सोचता हूँ तो आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्प्रीहेंड कि एक आदमी जिसको अल्लाह ताला ने इस हाईएस्ट लेवल ऑफ स्टेटस पे पहुंचा दिया, why would he behave like that? Highly abnormal behavior. अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये सारा कुछ जो हुआ, इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ा मुल्क को, कौम को, आपके इदारे को? ज़ाहिर है ये पूरे मुल्क का और कौम का नुकसान है कि माली तौर पे क्या नुकसान हुआ, इदारे की साख को किस तरह से नुकसान पहुँचा, और अभी इसको दोबारा चलाने में क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? जब आप बाहर से लोगों को ज़ाहिर है पाकिस्तान लाने के लिए कायल करते होंगे, तो वो जी कहते तो होंगे कि भई ये माज़ी में ये कुछ हमारे लोगों के साथ हुआ है, तो हम क्यों आएँ? जी। अच्छा, मैं इससे पहले कि आपकी इस बात का जवाब दूं, मैं थोड़ा सा उसको, उस स्टोरी को मैं रैप अप कर दूं, तो फिर चंद अरसे के बाद साकिब निसार साहब, वो सारा इनका सिलसिला चलता रहा और उन्होंने एक और नया सुओ मोटो ले लिया बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट के ऊपर, उसमें भी बुला के सारी टीम को फिर दोबारा ह्यूमिलिएट किया। उस वक्त मैं वहां काम भी नहीं कर रहा था, मुझे स्पेशली बुला के उन्होंने ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की और नए वालों को बुला लिया कि नए वाले इनको पकड़े, धमकी दी वगैरह वगैरह। देखिए, मेरा तो ये सारा काम फेथ बेस्ड है, और इस सारे सही। टाइम में बिलाल साहब,
मेरा जो सिंगल मोस्ट मुझे जो कंसोलिंग फैक्टर था वो अल्लाह की ज़ात थी। और मुझे ये कुरान का जो अंडरस्टैंडिंग थी बड़ी क्लियर थी मेरे माइंड में कि जब भी आप अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो आजमाइशें आएंगी और हमने उसका मर्दानावार मुकाबला करना है। तो अल्लाह ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि सारी तकलीफें, जबकि बहुत ज्यादा वो मुझसे बदतमीजी भी होती थी और हर पेशी पे ये धड़का होता था कि आज कुछ और होगा, कि वो अरेस्ट करने का ऑर्डर देंगे, ये होगा वो होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी ना मुझे खौफ महसूस हुआ, ना मुझे उनसे कोई डर लगा, ना कभी, क्योंकि मेरा फेथ अल्लाह ताला पे था। तो उसके बाद इसको मैं रैप अप कर देता हूँ कि जब वो और चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो गए तो उसके बाद फिर एक 3 रुकनी बेंच बनी, और मैं चाहता हूँ कि वो स्टोरी आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ वो दिन मेरी जिंदगी का एक समझ लीजिए कि स्पिरिचुअल डेज में से एक वन ऑफ द बेस्ट डे था मेरी जिंदगी का। और उस दिन जो कोर्ट में हुआ, आपने रिपोर्ट्स वगैरह तो पढ़ी होंगी, लेकिन ये बात मेरे ख्याल मीडिया पे अभी कहीं शेयर नहीं हुई जो मैं अब आपसे शेयर करने लगा हूँ। तो उस दिन जब आप बात कर रहे हैं 1 मार्च 2019 को जो 3 ये रुपये मैं ख्याल 27 फरवरी 2019 की बात मैं कर रहा हूँ जी, 17 जनवरी को जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी पे मुश्तमिल जो 3 रुकनी बेंच था, जिसने साकिब निसार के तमाम फैसलों को जो है वो रिवर्स किया। जी शेयर कीजिएगा क्या उस दिन हुआ अदालत? जी वो मैं समझता हूँ एक बड़ा, मेरे लिए बड़ा स्पिरिचुअल डे था वो। तो हुआ ये कि वो ये जब चले गए तो नए चीफ जस्टिस साहब चूंकि वो मोटर नहीं सुन रहे थे, तो कोई हमें डेट ही नहीं मिल रही थी। तो उस जमाने में मेरी एक बेटी है जो डॉक्टर है, वो प्रेग्नेंट थी, अमेरिका में अर्ली प्रेगनेंसी थी, उसको बड़ी सख्त उल्टियां आ रही थी। प्रेगनेंसी के शुरू में बाज़ औक़ात बच्चों को उल्टियां आती है। तो मैं बहुत परेशान था, यानी मैं अपने पूरे ऑर्डील में मैं इतना परेशान नहीं हुआ जितना मैं अपनी बच्ची की वजह से परेशान था। तो हामिद खान मेरे वकील थे, मैंने उनसे कहा कि भाई आप मुझे जरा अर्ली डेट दिलवा दें ताकि कोई मेरी बात सुन ले, या कम से कम ये मुझे ईसीएल पे उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पे डाला हुआ है। तो खैर हमें वो 27 फरवरी की वो डेट मिल गई। तो अच्छा, अब जब ये हम कोर्ट में गए तो पता चला कि उस दिन मुझे जो थे वो हामिद खान रिप्रेजेंट कर रहे थे और आईडैप को एतजाज अहसन साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो पता चला कि एतजाज अहसन साहब का कोई केस किसी बड़ी बेंच के सामने इस्लामाबाद में लगा हुआ है, लिहाजा वो आ नहीं सकेंगे। तो हर आदमी ने कहा कि ये केस एडजर्न हो जाएगा, और हामिद खान ने कहा कि मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपके, अगर कुछ नहीं भी होता तो आपकी बेटी की वजह से आपको एक टाइम अमेरिका जाने का वो दिलवा। तो हम अपने माइंड में उस वक्त ये हमने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ये केस आज एडजर्न हो जाएगा, तो हामिद साहब मुझे वन टाइम अमेरिका जाने की, बेटी से मिलने की इजाजत दिलवा देंगे। अच्छा, अब जो उस दिन मैं कोर्ट गया हूँ तो बिल्कुल हुलिया बदला हुआ था, बिल्कुल एब्सोल्यूट नक्शा बदला हुआ था। बाहर वो जो हजारों के हिसाब से जो अखबारी नुमाइंदे और रश और ये और वो सारी चीजें होती थी, दूर दूर तक बिल्कुल एक कोर्ट का एक बहुत बाइज्जत और बावकार माहौल था। मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड थी मेरे लिए ऑल ऑफ सडन। और जितने भी जज साहिबान थे वो इंतहाई ग्रेसफुल और इंतहाई डिग्निफाइड वे में वो लोगों की बात सुन रहे थे, वो अपने केस पढ़ के आए थे और वो फैसले कर रहे थे। मतलब मैं हैरान रह गया। तो खैर वो हम अपनी बारी का इंतजार करने लगे, तो मेरे बिल्कुल पीछे एक डायरेक्टर एंटी करप्शन के बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब दुआ कर लें। तो मैंने उनको हंस के कहा कि आप मेरी फिक्र ना करें, मेरा तो मालिक अल्लाह है और मेरा तो साथी अल्लाह है। खैर वो बात खत्म हो गई। तो हमें ये एक्सपेक्टेशन थी वो केस एडजर्न हो जाएगा। जब हमारी बारी आई, हमारा नाम पुकारा गया, तो हम सब आगे खड़े हो गए। तो एतजाज अहसन के डेप्यूटी ने कहा कि जी वो एतजाज साहब तो इस्लामाबाद में, तो हम चाहते हैं केस एडजर्न हो जाए। तो जज साहब ने कहा, मंजूर मलिक साहब ने, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो केस को पढ़ के आए हैं और आज तो हम फैसला करने आए हैं, आपको कोई एतराज है? तो एवरीबडी वाज शॉक्ड, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं सर, हमें तो क्या एतराज हो सकता है। उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन वाले आगे आ जाए। वो एंटी करप्शन वाले कि उनके जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल साहब थे वो आगे आ गए। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट आपने सबमिट की है? उन्होंने कहा जी मैंने सबमिट की। उन्होंने कहा ये आपने किस तरह रिपोर्ट बनाई? उन्होंने कहा जी हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा। उन्होंने कहा मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपको किसने कहा था, क्या आपने कानूनी काम किया? और वो बिल्कुल चुप। अब ये अल्फाज हैं गौरी साहब, जस्टिस मंजूर मलिक साहब के। उन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप कानून के रखवाले हैं और आप ये कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। हमने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और उसके बाद दो मिनट में वो फैसला कर दिया उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर सईद अख्तर पे जो इल्जाम आते हैं उन सबको रिजेक्ट करते हैं। हम डॉक्टर सईद अख्तर को ईसीएल से हटाते हैं। डॉक्टर सईद अख्तर ने जो बोर्ड
जो अभी जो टेम्पररी बोर्ड साकिब निसार साहब ने बनाया हुआ था, उसको हम इमीडिएट इफेक्ट के साथ डिसॉल्व करते हैं और डॉक्टर सईद अख्तर साहब और उनके बोर्ड को हम इमीडिएट इफेक्ट के साथ रीइंस्टेट करते हैं। यानी मैं कह रहा हूँ कि मैं हैरान रह गया कि ये अल्लाह क्या कर रहा है मेरे साथ। ये वो चीजें थी जो मैं अल्लाह से दुआ मांगता था और अल्लाह ताला ने एक स्ट्रोक में इन लेस देन 5 मिनट्स, मतलब वो गेम वाज ओवर। जिस कदर मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी है वहां पे, मैं अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर सकता। और उससे मेरा अपने जस्टिस सिस्टम पे भी फिर फेथ दोबारा इस्टेब्लिश होता है और अल्लाह की ज़ात पे भी मेरा फेथ इस्टेब्लिश होता है कि अगर आप अल्लाह को दोस्त बना लें तो कोई आदमी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि इदारे की साख को जो नुकसान पहुंचा, माली तौर पे जो नुकसान हुआ, वो भी बताइएगा। और ये भी जरा रहनुमाई फरमाएं कि पाकिस्तान में हर साल कितने मरीजों को ट्रांसप्लांट की जरूरत पेश आती है, और ये जो ताखीर हुई इदारे की तकमील में ये सुमोटो नोटिस लेने की वजह से, तो उससे कितने मरीज मुतासर हुए होंगे? इससे लाखों मरीज मुतासिर हुए होंगे। देखिए, उसके बाद हुआ ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मुझे रिइंस्टेट कर दिया तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने विद इन अ वीक और 10 डेज, बहुत शॉर्ट पीरियड में एक वो नहीं चाहती थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के मैं वापस उस ओहदे पे आऊं, तो उन्होंने विद इन 10 डेज या कुछ इतने कुछ दिन थे, दो तीन हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने एक जो बिल बना के जिसमें पूरे अदारे को गवर्नमेंट का एक सबसर्विएंट अदारा बना दिया, जिसके बाद मैंने कहा कि इस तरह के अदारे में मेरा कोई काम नहीं बचता और मैंने वहां से आई वॉक अवे फ्रॉम देयर। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि उस पीरियड में जबकि ये मेरे पास जो 2-3 हफ्ते वहां पे काम करने के मिले, हमने पहला लिवर ट्रांसप्लांट कराया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद फिर लिवर ट्रांसप्लांट शुरू हुआ, जो 7 या 8 लिवर ट्रांसप्लांट हुए उसके बाद सब बंद हो गए। उस वक्त हम किडनी ट्रांसप्लांट शुरू कर चुके थे। तो देखिए, इसको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान में कम से कम 2 करोड़ लोग हैं जो हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार है। इसमें से 20% लोगों को, यानी 40 लाख लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। तो कोई कौम 40 लाख लिवर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकती, ये सब लोग मर जाएंगे बेचारे। तो इसीलिए हमने वो हेपेटाइटिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। तो हमारा ये था कि हमारा जो प्रोजेक्शन था वो ये था कि साल में 150 से 200 और फिर इवेंचुअली 600 तक हम किडनी और 600 लिवर ट्रांसप्लांट तक इस अदारे को लेके जाएंगे, ये हमारा टारगेट था। लेकिन अब अभी बदकिस्मती से क्योंकि लोग जाना शुरू हो गए, अदारा गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर कर लिया, नया एक बोर्ड आ गया उसका, तो फिर उसके बाद मेरा वहां से वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद 17 लोग जिनको मैं लेके आया था वो छोड़ के चले गए। तो अदारा चल तो रहा है, लेकिन वो जो उसका विजन था, जो उसका एक्चुअल गोल था, और गोल हमारा ये था कि अल्लाह ताला अगर हमें 10 साल दे देता तो हम एक क्रॉप ऑफ फिजिशियंस, सर्जन्स, ट्रांसप्लांट सर्जन, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, हर वो आदमी जो कि इस तरह के उसमें इन्वॉल्व होता है, उनको हम ट्रेन करते ताकि हम बाहर से हमें लोगों को लाने की और उन पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। ये हमारा बहुत बड़ा विजन था पीकेएलआई का, जो बदकिस्मती से उसके बाद फिर वो कोविड आ गया, तो फिर वो अदारा कम्प्लीटली अब इस वक्त कोविड के लिए, मुझे बड़ी प्राइड लेता हूँ मैं अपनी टीम में जो अभी भी वहाँ काम कर रही है। कोविड के अंदर वो माशाल्लाह उन लोगों ने ऐसा जबरदस्त काम किया है जिसमें दिखाया है कि अगर अदारे में सिस्टम्स बन जाए जो हमने बनाए थे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स और सिस्टम, ये 3 चीजें हैं जो कि एक्सीलेंस की तरफ लेके जाती है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स जो कुछ चले भी गए, लेकिन जो बाकी बचे हुए मेरे साथी और मेरे कॉलीग्स हैं वो एक जबरदस्त काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त कोविड में हर आदमी पीकेएलआई जाने की कोशिश करता है, बिकॉज एक सिस्टम वहां बना हुआ है और चीजें अच्छी हो रही हैं। लेकिन उस हिसाब से हमारी टीचिंग, रिसर्च, एजुकेशन और फिर अदारे को आगे लेके चलना, अपने पाँव पे खड़ा होना। अब अदारा सारी उम्र गवर्नमेंट की फंडिंग रिक्वायर करता रहेगा, और वो बिल्कुल जो हाल पिम्स का हुआ या शेख जैद का हुआ, एक सरकारी अदारे की तरह, मैं सरकार का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं गवर्नमेंट का हामी हूँ, उनका मदद करना चाहता हूँ। लेकिन जो आप देख लेंगे गवर्नमेंट के अदारों में एक सिंगल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बता दें जिसपे आप कहें कि जी अमेरिका से लोग आके अपने इलाज कराना चाहते हैं या इंग्लैंड से लोग आके अपना इलाज। हमारा विजन यही था कि लोग दुनिया से आए और अपना इलाज कराएं आके। हम इतने जबरदस्त, और वो हमारा बिजनेस पैकेज का पार्ट था, वो जो हेल्दी प्रोफेशनल एथिकल हेल्थ टूरिज्म को डेवलप करना, कैंसर सर्जरीज, ट्रांसप्लांट सर्जरीज, स्टोन सर्जरीज डिपार्टमेंट बनाना, एजुकेशन, रिसर्च। और उसमें मेरे बहुत सारे अमरीकी दोस्तों ने मुझे, जब मैंने उनसे जाके मिलता था, वो कहते सही हम आएंगे और तुम्हारे बच्चों को आगे पढ़ाएंगे। मुझे जो सबसे बड़ा, देखिए मैंने सारी उम्र टीच किया है, आई एम अ टीचर, यानी मुझे आई लव टीचिंग। मेरा विजन का जो सबसे बड़ा पार्ट ये था कि अपने मरने से पहले एक ऐसी क्रॉप डॉक्टर्स की और उनके एक सिस्टम बन जाए जिसमें उनको छोड़ के जाऊं मैं, जो कि फिर अदारा खुद अपने पाँव पे खड़ा भी हो जाए, फाइनेंशियली भी
और अगर अदारा फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है तो चल नहीं सकता। तो बिल्कुल। इसीलिए डॉक्टर साहब, हमारा जो विजन था वो डॉक्टर साहब कंप्लीटली अभी जो शैटर्ड हो आपकी चुका है। जी, अभी आपकी डॉक्टर साहब गुफ्तगू से जो मुझे मालूम पड़ रहा है वो ये है कि अभी जो स्टेटस है इस इदारे का, पीकेएलआई का, अब ये इंडिपेंडेंट इदारा नहीं रहा। अभी इसे नहीं रहा। हुकूमत, पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम चल रहा एक यस, इदारा है। यस। और ये जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, इमरान खान साहब, उन्होंने तो अपना, वो जानते हैं शौकत खानम के नाम से एक इदारा उन्होंने किस तरह बनाया, किस तरह चलाया। वो इस मॉडल से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ है कि इदारा जब इंडिपेंडेंट नहीं रहता, जब हुकूमत की इंटरफेरेंस उसमें होती है तो वो इदारा नहीं चल पाता। अगर ऐसे ही। फंडिंग का ही मामला है कि पंजाब हुकूमत ने चूंकि फंड किया है, लिहाजा जी पंजाब हुकूमत का अमल दखल होना चाहिए, तो फिर तो वो तो शौकत खानम के लिए भी प्लाट पंजाब हुकूमत ने ही दिया था। तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है मेरे ख्याल बिलास में। साहब, ये मेरे लिए इतनी दुख की बात है और माइंड बॉगलिंग है मेरे लिए, क्योंकि हमारा जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बोर्ड का स्ट्रक्चर था और जो डिसीजन मेकिंग का स्ट्रक्चर था और जो चलाने का स्ट्रक्चर था, वो बहुत ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू शौकत खान। और इसमें मैं समझता हूँ कि आपको ये बात मैं आपसे शेयर करता रहूं कि मैं इमरान खान के बहुत नजदीक रहा हूँ। मैं पीटीआई का उन लोगों में से हूँ जिन्होंने कि उसको शुरू में हेल्थ केयर रिफॉर्म्स की जो कमेटी है, मैं उसका मेंबर था। जहांगीर तरीन साहब उसको चेयर करते थे। और पीटीआई का जो हेल्थ का जो निज़ाम है उसको बनाने में मेरा एक बहुत मेजर इनपुट रहा है। और जब ये सारी चीज हो गई और जिस जमाने मेरे ऊपर केस चल रहा था, तो मैंने इमरान खान को ये मैसेज किया, चूंकि एसएमएस पे मैं उनसे राब्ते में था, कि मैंने कहा कि मैं अभी आपसे कोई और वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, मैंने उनसे कहा था मैं अभी आपसे कोई मदद नहीं मांगता, क्योंकि अभी मेरे ऊपर एक केस है, मैं अपने आप को पहले क्लीन करना चाहता हूँ। जब वो सारा कोर्ट ने मेरे हक में ओवरवेलमिंग उससे फैसला दे दिया, तो फिर मैंने इमरान खान को लिखा कि मैंने कहा देखें, ये आप इसको, इस अदारे को ओन करें, इसको अगले स्टेज पे लेके जाएं। ये हमारा और शौकत खानम का वर्क मॉडल आइडेंटिकल है। अगर गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया तो ये अदारा तबाह हो जाएगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो बात कुछ आगे बढ़ी नहीं, और फिर उन्होंने कोई बहुत ज्यादा उसके बाद कोई मुझे उससे रब्ता नहीं किया। तो जब मुझे फील हुआ कि नहीं, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे इस चीज के अंदर, तो फिर मैंने भी अपने आप को विड्रॉ किया, चूंकि मेरी इज्जत नफ्स इस बात को गवारा नहीं करती कि मैं किसी के पीछे भागूं। और कोई चूंकि मैं नौकरी तो ढूंढ नहीं रहा था, मेरा तो एक विजन था जिसको कि मैं आगे लेके जाना चाहता था। और ये चीज मेरे माइंड में बहुत क्लियर थी कि अगर मुझे एक पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगी, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझे एक पॉलिटिकल सपोर्ट दी, तो 13 महीने में एक बिल्डिंग भी खड़ी हो गई, सिस्टम भी बन गया। तो यही सपोर्ट मैं इमरान खान से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन मुझे मिल नहीं सकी। तो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू वॉक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि अभी ये जो इदारा है पीकेएलआई, इसमें आपका कोई रोल, कोई अमल दखल आपका है या नहीं है? और बिल्कुल भी नहीं। अगर नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जी। तो अभी आप फिर आपकी क्या मसरूफियत है, क्या इरादे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे जब हैं? ये सारा कुछ हुआ तो फिर मैं वापस अमेरिका चला गया बच्चों के पास। वहां पे मैंने, चूंकि 4 साल में गया नहीं था, तो मेरे सारे लाइसेंसेस वगैरह वो लैप्स हो गए थे, वो मैंने लाइसेंस वगैरह रिन्यू कराए। मगर फिर मुझे वहाँ काम भी करना शुरू किया, आई गॉट अ वेरी गुड पोजीशन। लेकिन फिर मेरा दिल नहीं लगा वहाँ पे, तो 2 महीने के बाद मैं वापस आ गया। और फिर यहाँ पे आके मैंने पीएफ हॉस्पिटल है, बहुत जबरदस्त हॉस्पिटल बना है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान एयरफोर्स का, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है 600 बेड्स का। तो वहां पे आके मैंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट अदारा में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें पीकेआई जो पाकिस्तान किडनी इंस्टीट्यूट था उसको दोबारा हम रिवैम्प करें, ताकि जो अल्लाह का हक बनता है हमारे ऊपर गरीब मरीजों का, उसको अदा कर सकें। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो अदारा अपनी शेप ले रहा है। और नेक्स्ट जैसे ये थोड़ा सा कोविड वाला मामला खत्म होता है, तो वो चीजें बेहतर होने शुरू होंगी और हम इंशाल्लाह फुल फ्लेज अपना ऑपरेशन शुरू कर देंगे। तो मिशन हमारा कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। जो मेरा अल्लाह से कमिटमेंट है कि उसकी जो गरीब मखलूक है, वो हमारी जिम्मेदारी है। और हम किसी आदमी को इसलिए टर्न बैक नहीं करेंगे कि उसके पास पैसे नहीं थे। ये जो अमीर आदमी है वो पैसे देगा, और जो गरीब आदमी है, और साथ में जो हमारा एजुकेशन और रिसर्च का मिशन है, वो भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। लेकिन जो पीकेएलआई की जो समझ लें कि एक इंटेलेक्चुअल डेथ मैं कहता हूँ उसको, कि अभी जो लोग हैं वहाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे बिल्कुल मजबूर हालात में काम कर रहे हैं, घुट के काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह मैं लेके आया था उनको, वो एक बड़े डायनेमिक लोग थे। देखिए, मैं जब अमेरिका में गया ना, और जब मैं वहाँ पे चेयरमैन था टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के अंदर, तो डीन ने मुझे कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी। उसने कहा स्काई इज द लिमिट, तुम डिपार्टमेंट को आसमान पे लेके जाओ। और ये मैं समझ गया कि अमेरिका की एक ब्यूटी ये थी कि
आप अच्छे लोगों को लाएं और उनको फुली खुला सपोर्ट करें और उनको खुली छूट दें, आप काम करें विद इन द नॉर्मल रेंज और फ्रेमवर्क के अंदर। यही काम मैंने पीकेएलआई में किया और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और फिर पीकेएलआई के सफर में 2-3 चीजें और भी मुझ पे बाजी हुई कि जो वो कहते हैं कि मुसीबत के वक्त में साया भी साथ छोड़ जाता है, वो भी मैंने देखा। और जो हजरत अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से पनाह मांगो, वो भी देखा मैंने। तो ये बड़े एक मैं समझता हूँ कि पूरी जिंदगी में मैं जिन तजर्बात से नहीं गुजरा वो लास्ट 4-5 सालों में गुजरा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इन तजर्बात ने मुझे और स्ट्रॉन्ग किया है और मेरे इस विजन को और मेरे इस मिशन को और मेरी इस कमिटमेंट को और स्ट्रॉन्ग किया है कि नो मैटर व्हाट हमने अपना काम करते रहना है। क्योंकि हमारा ये फेथ का हिस्सा है कि जब पत्ता भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता, तो ये तो बड़े मामलात हैं। तो अगर अल्लाह की मर्जी थी, जो हुआ तो वही होगा और अल्लाह ही उसको टर्न अराउंड करेगा। और ये मेरे फेथ का हिस्सा है कि पीकेएलआई एक दिन फिर मेरे पास आएगा और हम इंशाल्लाह उसको फिर उस डगर पे डालेंगे जहां हमने उसको जर्नी को शुरू किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इमरान खान साहब ने वादा किया था कि जब नया पाकिस्तान बनेगा, जब तब्दीली आएगी, तो बाहर से लोग पाकिस्तान में जॉब करने के लिए आएंगे। इमरान खान साहब ने ये भी वादा किया था कि हम हेल्थ सेक्टर को और एजुकेशन सेक्टर को जो है वो प्रायोरिटी देंगे, फोकियत देंगे, उस पर तवज्जो मरकूज करेंगे। जबकि अमलन ये पोजीशन है कि वो लोग जो बैरून मुल्क अपना कैरियर छोड़ के पाकिस्तान आए अपनी कौम की और मुल्क की खिदमत करने की गर्ज से, वो भी मायूस होके वापस या चले गए हैं या जा रहे हैं, या उन्हें दूध में से बाल की तरह, मक्खन में से बाल की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। इसी तरह पीटीआई ने जो वादा किया था कि हम हेल्थ सेक्टर को फोकियत देंगे, उस पर तवज्जो देंगे, अमलन ये पोजीशन है कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने जिस इदारे को, जिस तरह पीकेएलआई को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसका कफारा इस तरह से अदा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वो तमाम फैसले रिवर्स कर दिए। लेकिन अमलन जो पंजाब हुकूमत है, जो पीटीआई की हुकूमत है, वो जस्टिस साकिब निसार के एजेंडे को ही आगे लेके चल रही है। हालांकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि शौकत खानम हॉस्पिटल का जो मॉडल है, इमरान खान साहब बखूबी जानते हैं कि इदारों को कैसे चलाया जाता है। अगर उन्हें सियासी मदाखलत हो तो इदारे नहीं चलाए जा सकते। पीकेएलआई को भी जिस तरह उसकी जो स्टेटस था, उसको आजाद और खुदमुख्तार इदारे के तौर पर ही चलाया जा सकता था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने उसे अपने ज़रिए इंतजाम ले लिया है। अगर महज ये रीजन जो है वो दी जाए कि चूंकि पंजाब हुकूमत ने इस इदारे को फंड किया, लिहाजा इस इदारे को पंजाब हुकूमत के ज़रिए इंतजाम ही चलना चाहिए, तो फिर बेशुमार फलाही इदारे हैं इसके लिए हुकूमतों ने फंडिंग की। शौकत खानम की ही मिसाल ले लें, इसके लिए जो जमीन है वो पंजाब हुकूमत ने फराहम की, तो क्या पंजाब हुकूमत इसको जवाब बनाते हुए शौकत खानम को भी अपने ज़रिए इंतजाम ले ले और उसको भी तबाह बर्बाद कर दे? इसकी बिल्कुल हिमायत नहीं की जा सकती। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल नूरी को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारे नए प्रोग्राम के नोटिफिकेशन मिलते रहें, तो हमारा चैनल तराजू सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइए। बहुत शुक्रिया।